हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है और उससे रिलेटेड जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं और पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारा सेशन जो रहेगा 38 नंबर सेशन रहेगा। इससे पहले दोस्तों 37 सेशन हम करा चुके हैं। यदि आपको ने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर आई बटन पर देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके जीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आपको वो मिल जाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यह एक आपका मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से एक ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट होगा, उसको आपको हमें कमेंट करना है। ये आपका डे नंबर 38 रहेगा और ये सेशन जो आता है डेली शाम को 7 बजे से आता है, जिसमें कि 20 से 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है और सेशन अधिक लंबा न हो जाए इसीलिए कम क्वेश्चंस को किया जाता है कवर। बाकी दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त और भी एग्जाम हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी सुपर टेट हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपी एसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी एसआई और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। सेशन पर अगर पहली बार विजिट करें तो सेशन को लाइक करें अगर अच्छा लगता है तो, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही दोस्तों आपको बता दिया जाए कि हमारे सेशन जो चल रहे हैं उसमें 1 बजे का जो दोपहर का सेशन है वो हिंदी का सेशन है। उस सेशन में 1000 क्वेश्चन को कम्प्लीट कराया जा रहा है, तो उसको ज़रूर देखें, उसको देखना ना भूलें। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन दे रखा है ये कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है दोस्तों? आपको ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है उत्तर दक्षिण, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा। ऑप्शन दूसरा दोस्तों दे रखा है यहाँ पर उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर दिशा। ऑप्शन तीसरा है पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम दिशा। ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों कमेंट करना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। ऑप्शन है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा। दूसरा उत्तर दक्षिण और दक्षिण उत्तर दिशा। तीसरा पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम दिशा और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एक स्थिर चुंबक होती है वो क्या दर्शाएगी दोस्तों। तो चुंबक जो होती है दोस्तों इस टाइप से अगर चुंबकीय छड़ ली जाए तो उसमें दो पोल होते हैं। एक तरफ होता है नॉर्थ, दूसरी तरफ होता है साउथ। एक तरफ दोस्तों नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ साउथ होता है। और दोस्तों यदि कंपास की अगर बात की जाए तो कंपास एक घड़ी नुमा आकार की होती है, जिसमें कि एक जो विद्युत चुम्बक होती है, सॉरी चुम्बक होती है, वो बिल्कुल फ्री होती है। और उसको अगर कंपास को आप रख देते हैं तो उसकी जो सुइयां होती हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ जाकर रुक जाती हैं। इधर ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, साउथ साउथ और नॉर्थ की तरफ जाकर रुकती हैं। तो उत्तर दोस्तों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, वह टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला। और चुंबकीय बल रेखाएं यदि मैंने इस तरह से ये आपको दिखाया, इधर नॉर्थ पोल होता है इधर साउथ पोल होता है, तो चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वह इधर से निकलकर इधर यानी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। और यह कितनी होती हैं, इनकी कोई संख्या नहीं होती दोस्तों, यह अनंत होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं, तो वह नॉर्थ पोल से दोस्तों साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात की जाती है कि एक स्थिर चुंबक दर्शाती है, तो क्या? तो उत्तर दिशा उत्तर को दर्शाती है और दक्षिण दिशा दक्षिण को दर्शाती है। तो ऑप्शन एक एकदम से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ध्वनि का स्रोत। ध्वनि का जो स्रोत होता है
व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। आपको बताना है। ऑप्शन एक दे रखा है आपका, ए है 10 मीटर, दूसरा है 17 मीटर, तीसरा है 24 मीटर और चौथा है 30 मीटर। तो दोस्तों करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट, इसका क्या आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ध्वनि स्रोत होता है वो परावर्तक जो सतह होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है दोस्तों और यहाँ पर ये आपका परावर्तक सतह है। अब यहाँ से उसने आवाज़ लगाई तो ये आपकी आवाज़ जा रही है और उससे टकरा कर जो आवाज़ आएगी वह परावर्तित होकर आएगी। तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वह कितनी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों फटाफट से इसको बताएंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर और 30 मीटर। तो ध्वनि स्रोत और परावर्ती सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए दोस्तों वह 17 मीटर होनी चाहिए। तब तो आपको वह वहां से लौटकर परावर्तित होकर आपकी आवाज़ सुनाई देगी, अन्यथा कम अगर दूरी होती है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो 17 मीटर का इन दोनों के यहाँ पर ये क्या है, ध्वनि स्रोत है दोस्तों, क्या है, ध्वनि स्रोत। और ये क्या है, परावर्तक सतह है। तो यहाँ से लौटकर आपकी आवाज़ वापस आएगी परावर्तित होकर, तो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। तो उन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो 17 मीटर होगी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। तो जो कार्बोरेटर होता है दोस्तों, कार्बोरेटर, उसका प्रयोग कहाँ होता है आपको बताना। ऑप्शन ए है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, दूसरा है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, तीसरा पेट्रोल को शुद्ध करना, चौथा है हवा को शुद्ध करना। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको, कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर करने का दोस्तों तरीका, यदि ए तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे का ए, तो बी या सी या डी। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा उस तरह से आप इस तरह कमेंट हमें करेंगे। कमेंट करने से दोस्तों क्या होता है कि आपका जो आत्मविश्वास है वह बढ़ता है और आपकी तैयारी का भी आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो कार्बोरेटर का आपको कार्य बताना है, जो उपयोग है वह बताना है दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करता है दोस्तों। क्या करता है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करता है। क्या करता है दोस्तों, कार्बोरेटर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कार्बोरेटर की। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेसिक कार्बोरेटर क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है कार्बोरेटर का। तो ये आप देख रहे हैं कार्बोरेटर। अब इसमें दोस्तों यहाँ से देखिए ये एयर आ रही है इस तरह से, एयर क्लीनर के द्वारा, एयर क्लीनर क्लीन होके एयर आ रही है। और इधर से दोस्तों यह फ्यूल आ रहा है। तो फ्यूल और एयर दोनों को मिक्स कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोनों मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद में ये क्या जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से इंजेक्टर के थ्रू दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्यूल आ रहा है और यहाँ पर एयर क्लीनर के थ्रू एयर आ रही है। दोनों को मिक्स करके ये कहाँ पर, इंजन में पहुँचा रहा है। और वहाँ पर दोनों का मिश्रण पहुँचने के बाद में जो गैस संपीड़ित होती है उसके बाद स्पार्क प्लग से उसमें आग लगा दी जाती है दोस्तों। तो वहाँ पर एक पावर स्ट्रोक होता है। आपको समझ आ रहा होगा इंजन कैसे चलता है। तो पावर स्ट्रोक होने के साथ साथ ही वह इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर ये इसका प्रयोग कहाँ होता है, मोस्टली इसका जो प्रयोग होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है दोस्तों। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और कार्बोरेटर का जो काम होता है वो पेट्रोल और वायु के मिश्रण को मिक्स करना होता है दोस्तों। क्या होता है, पेट्रोल को और वायु को मिक्स करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए, एक व्यक्ति है वह अपनी बाहों को बाहर की ओर फैलाए घूर्णन करते हुए स्टूल पर बैठा है। इसने बाहों को क्या कर रखा है, फैला रखा है। यदि वह अचानक अपनी बाहों को मोड़ लेता है तो व्यक्ति का कोणीय वेग कितना होगा, क्या होगा, असर क्या पड़ेगा उस पर। ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी है स्थिर रहेगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो एक व्यक्ति है अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए हुए है, घूर्णन करते हुए स्टूल पर वह बैठा है, यानी कि ये आपका स्टूल है दोस्तों,
इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसने बाहों को इधर से उधर फैलाए हुए है ये व्यक्ति। अब इसने क्या काम किया है दोस्तों, कि इसने क्या काम किया है कि बाहों को इसने सिकोड़ लिया है। क्या कर लिया है, सिकोड़ लिया है। तो अब क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है। तो बढ़ जाएगा उसका कोणीय वेग, कि इसका जो कोणीय वेग है दोस्तों, ये जो घूम रहा है स्टूल, इसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा या शून्य हो जाएगा या स्थिर रहेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो क्या होगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा, कोणीय वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसकी जो बाहों को फैलने से क्या मिल रहा था, जो एयर का घर्षण मिल रहा था, जो वायु का घर्षण मिल रहा था, वह कम हो जाएगा और इसका जो कोणीय वेग है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे ही आपको बता दें कि यदि घूर्णन करते हुए स्टूल पर बैठा व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाता है और अपनी बाहों को फैला लेता है, तो उसकी जो घूर्णन गति होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वह घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर घूर्णन गति की और वृत्तीय गति की। तो घूर्णन गति क्या होती है, ये जैसे स्टूल रखा हुआ है, तो ये स्टूल यहाँ से घूम रहा है। ये स्टूल क्या हो रहा है दोस्तों, घूम रहा है अपनी जगह पर। तो ये कौन सी होती है, घूर्णन गति होती है। जैसे लट्टू की जो गति होती है, लट्टू लट्टू जो घूमता है, लट्टू की जो गति होती है दोस्तों, वह कैसी होती है, वह घूर्णन गति होती है। कैसी, घूर्णन गति। अब बात कर लेते हैं यहाँ वृत्तीय गति की। तो वृत्तीय गति कैसी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, क्या है दोस्तों, वृत्ताकार पथ, और इसके कोई धावक चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर क्या है, कोई पृथ्वी है दोस्तों, क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है दोस्तों, उसका उपग्रह यानी चंद्रमा उसके चक्कर लगा रहा है। तो वह कौन सी हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। यानी वृत्त के आकार में जो गति होती है वह वृत्तीय गति होती है, और एक ही स्थान पर खुद का घूमना होता है, वह घूर्णन गति होती है। साथ ही आपको अगर देखना है तो एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूं इसको समझने के लिए, कि सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है। तो पृथ्वी अपना जो चक्कर लगाती है, सूर्य का घूर्णन, जो अपना घूर्णन से उसका दिन और रात होता है, और सूर्य के चक्कर लगाने से क्या होता है दोस्तों, सूर्य के चक्कर लगाने से उसका एक वर्ष होता है। 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, और अपना घूर्णन करती है, तो वह 24 घंटे में अपना घूर्णन कर लेती है, जिससे कि दिन और रात होता है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम वृत्तीय गति और घूर्णन गति को समझ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों, वह बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल कौन से हैं, ये आपको बताना है। जो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और गंधक। ऑप्शन बी है चूना पत्थर, मृतिका और जिप्सम। ऑप्शन सी है संक्रमण धातु, ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी है चूना पत्थर, सोडियम कार्बोनेट और सिलिका। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर है कि जो सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण जो कच्चे माल होते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो बी आंसर है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर, मृतिका और जिप्सम, ये आपके कच्चे माल होते हैं किसके लिए, सीमेंट के लिए। सीमेंट का यूज कहाँ होता है दोस्तों, तो भवन निर्माण में होता है, भवन निर्माण में और मूर्ति निर्माण में होता है दोस्तों। किस में होता है, मूर्ति निर्माण में। ज्यादातर प्रयोग इसका कहाँ होता है, तो वह भवन निर्माण में होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए चूना की, जो चूना दे रखा है आपका, वह चूना कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा चूना मिलता है, वह अजमेर में मिलेगा आपको, अजमेर में। अजमेर में चूना मिलता है। और बूंदी जो जिला है, बूंदी राजस्थान का, उसमें मिलता है। और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में भी आपको क्या मिलता है, चूना सबसे ज्यादा मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जिप्सम की। तो जिप्सम ज्यादातर कहाँ मिलता है, तो जिप्सम जामसर में मिलता है। जामसर जो जिला है, जो जगह है राजस्थान में, राजस्थान में जो जामसर जगह है वहां पर चित्तौड़गढ़ में मिलता है। और मृतिका आपका मिट्टी होती है, यह चिकनी मिट्टी, चिकनी
चिकनी मिट्टी तथा मिट्टी होती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो मृतिका क्या है, चिकनी मिट्टी है और मिट्टी है। यहाँ पर ये जामसर राजस्थान में आपको जिप्सम मिलता है। चूना आपका कहाँ मिलता है, तो अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में मिलता है। तो ये क्या है, सीमेंट निर्माण के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण कच्चे माल चूना, पत्थर, मृतिका और जिप्सम। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बन सकती है। तो कौन सी जो गैस है वो एसिड रेन का कारण बनती है। ऑप्शन ए दे रखा है CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी CH4। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपको बताना है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी, इस गैस के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। ये आपको ऑप्शन सी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये एसिड रेन। तो एसिड रेन का यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है दोस्तों। एसिड रेन का यहाँ पर क्या है, फिगर है। इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये धुआं निकल रहा है, तो SO2 ऊपर जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दोस्तों ऊपर जा रहा है। लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, जल के साथ क्रिया कर लेता है और यह इसका जो पीएच मान होता है, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वह 5.6 से अगर लेस हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अम्ल वर्षा। और यह SO2 और NO2, SO2 और NO2 ये जल के साथ क्रिया करके दोस्तों क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल व गंधक का तेजाब बना देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का क्या बना देते हैं, ये एसिड बना देते हैं, तेजाब बना देते हैं। और यहाँ पर H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और HNO3 ये आपके क्या हैं दोस्तों, दोनों अम्ल हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है ये दोस्तों, और ये है आपका HNO3। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा के जो आपके जो नुकसान होते हैं वह देखिए, तो यह कहाँ पर है, देखो यहाँ पर नीचे ये क्या है, एक नदी टाइप में है, तालाब टाइप में है। तो नदी और तालाब में यदि अम्ल वर्षा का जो पानी जाता है उससे जलीय जीव जो होते हैं उनके लिए उनकी मृत्यु हो जाती है, जलीय प्राणियों की। और तांबा व सीसा के कारण घातक तत्व पानी में मिलते हैं। और एक बात और आपको बता दी जाए कि जर्मनी में देखा जाए तो जर्मनी जर्मनी और यूरोप में अम्ल वर्षा के कारण ही जंगल क्या हुए हैं दोस्तों, नष्ट हो गए हैं। ये जंगल जो हैं क्या हुए हैं, नष्ट हो गए हैं। जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में जंगलों का नाश हो गया है। ये आपको याद रखना है। साथ ही अगर अम्ल वर्षा होती है दोस्तों तो पेड़ों की जो वृद्धि होती है, पेड़ों की जो वृद्धि होती है वह कम हो जाती है दोस्तों। क्या होता है, पेड़ों की वृद्धि कम हो जाती है। तो पीएच इसका 5.6 से यदि कम होता है, 5.6 से अगर पीएच कम है तो वह अम्ल वर्षा कही जाती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत क्या है आपको बताना। ऑप्शन ए है जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा है मोजोफिल कोशिकाएं। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है या मोजोफिल कोशिकाएं हैं। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत दोस्तों क्या होता है, जल होता है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस की, कि प्रकाश संश्लेषण की, कि क्या है यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह कैसे होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एनर्जी मिल रही है सूर्य से, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो पेड़ है यह ले रहा है, वाटर नीचे से ले रहा है दोस्तों, और निकाल क्या रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है और शुगर निकाल रहा है। तो ये क्या होती है, पूरी जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह दोस्तों होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यह इसका जो रिएक्शन होता है वह कौन सा होता है, तो ये आपको है दिख रहा है सॉरी। तो यहाँ पर ये है, देखो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, प्लस 6H2O जल ले रहा है। जो H2O होता है वह जल का अणुसूत्र होता है। और यहाँ पर निकल क्या क्या रहा है दोस्तों, तो C6H12O6 और 6HO2 यानी ऑक्सीजन भी यहाँ पर मुक्त हो रही है, और यहाँ पर शुगर यानी कि आपका शुगर भी मुक्त हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस का जो रासायनिक समीकरण होता है दोस्तों, वह 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस का 6O2, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए है प्रोटीन का, दूसरा स्टार्च का, तीसरा वसा का, चौथा विटामिन का। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, जो मुख से लार निकलती है वह किसका पाचन करती है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, जो मुख से जो लार निकलती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो टॉलुइन एंजाइम होता है। टॉलिन एंजाइम जो होता है उसमें मुख से निकली हुई लार में एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों, टॉलुइन एंजाइम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या करता है दोस्तों, शर्करा स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। शर्करा में क्या करता है दोस्तों, ये स्टार्च को शर्करा में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन बी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो मुख से जो निकलती है लार उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों उसमें सोडियम पाया जाता है, जिसको Na कहा जाता है। दूसरा है पोटास पाया जाता है, इसको के कहा जाता है। तीसरा है फास्फोरस, जिसको पी कहा जाता है। चौथा है कैल्शियम, जिसको Ca कहा जाता है। और प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है दोस्तों, क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ग्लूकोज भी पाया जाता है दोस्तों, क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी किस में पाया जाता है, तो मानव लार में पाया जाता है, मुख से निकली हुई लार में। और ये ग्लूकोज, इतने सारे जो तत्व पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, तो यह दांतों को मजबूत करते हैं दोस्तों। किसको, दांतों को मजबूती देते हैं, क्या देते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो मुख से निकली जो लार होती है वो किसका पाचन करती है, तो स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक सबल अम्ल है, तो सबल अम्ल कौन सा है। ऑप्शन ए है CH3COOH, ऑप्शन बी है ClCH2COOH, ऑप्शन सी है ClCH2COOH, ऑप्शन चौथा है CCl3COOH। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा एक जैसे कोई ऑप्शंस यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपना आंसर बताएंगे, तीन ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है, पहला, दूसरा, चौथा में से। करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट। तो जो सबसे सबल अम्ल है इन तीनों में, वह CCl3COOH आपका सबसे सबल अम्ल है। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका आता है पीएच स्केल। आपको पीएच स्केल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, और इससे पहले भी एक सेशन में मैंने पीएच स्केल को समाहित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पीएच स्केल आपको देखने को मिल रहा है, पहले तो इसको पूरा देख लीजिए कि पीएच स्केल है क्या। तो ये पीएच स्केल है, जिसमें 7 से ऊपर जाने पर क्या होता है दोस्तों, 7 से नीचे जाने पर अम्ल मिलते हैं, क्या मिलता है, अम्ल। जो कि 6 से लेकर 0 तक अम्ल होते हैं, और 7 से नीचे जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ क्षार मिलता है। यानी कि आपको बेसिक मिलते हैं, बेस। ऊपर एसिड मिलते हैं, नीचे क्या मिलते हैं दोस्तों, बेस। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, इसमें दिए हुए सभी जो
तत्व हैं, जो भी इसमें एसिड हैं, बेस हैं, उनको देख लेते हैं कि उनका जो पीएच वैल्यू होता है वह किस बिहेव पे होता है। तो देखो जो जीरो बैटरी एसिड जो होता है उसका जो पीएच होता है वह जीरो होता है दोस्तों। कितना होता है? एसिड जो होता है बैटरी वाला, बैटरी एसिड का जो पीएच होता है वह जीरो होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो पीएच होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का वह एक होता है, एक के इर्द गिर्द होता है। दूसरा है आपका लेमन जूस जो होता है, यानी कि नींबू का रस जो खट्टा होता है वह अम्ल होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 2 के समीप होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो वो आपको समझना है अच्छे से। ऑरेंज जो संतरे का जो जूस होता है उसका जो पीएच होता है 3 के समक्ष होता है। और यहाँ पर 4 जो होता है वो एसिड रेन, यानी 4.2 से 4.4 अगर आपका पीएच वैल्यू है और वह आपकी एसिड रेन में चेंज हो जाता है। बाकी आता है बनाना, बनाना का कितना होता है 5 to 5.3 पीएच मान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पर आता है मिल्क। तो दूध का कितना होता है 6.5 से 6.8 किसका होता है? दूध का पीएच मान होता है। प्योर वाटर का जो दोस्तों होता है वह 7 होता है, क्योंकि वाटर क्या होता है? उदासीन होता है, और 7 यहाँ पर पीएच का मान जो दे रखा है वह क्या दे रखा है? उदासीन दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडे में जो होता है वह पीएच 8 होता है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका पीएच 9 के करीब होता है, ये आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो पीएच होता है 10 के करीब होता है। अमोनिया का जो पीएच होता है 11 के करीब। सोपी वाटर जो पीएच होता है उसका होता है 12 के करीब। ब्लीच का जो पीएच होता है 13 के करीब। और लिक्विड ड्रेन क्लीनर जो होता है उसका होता है 14 के करीब। यानी कि 14 पीएच के करीब किसका होता है? लिक्विड ड्रेन क्लीनर का। ये आपको याद रखना है। तो ये पीएच स्केल है, और पीएच स्केल यदि आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसे पता रहेगा। इसकी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यदि आपको पता है कि बनाना का 5 के अराउंड होता है तो आप 5.3 से 5.0 तक लगा सकते हो। इस तरह से आपको ये मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? जो रैम होती है उसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दे रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहला है रिसेंट एंड एंशियंट मेमोरी है, दूसरा तीसरा है रीड एंड मेमोरी, चौथा है रिकॉल ऑल मेमोरी। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बता दीजिए। कंप्यूटर के संदर्भ में जो RAM होती है, रैम का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन देखकर आंसर कमेंट करेंगे। तो रिसेंट एंड इंसिएंट मेमोरी, एंशियंट, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा रीड एंड मेमोरी, चौथा है रिकॉल ऑल मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो। अब यहाँ पर कंप्यूटर की बात की गई है दोस्तों, तो कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ मेमोरी की भी बात की गई है, तो हम अब यहाँ पर दोनों की बात करने वाले हैं। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है दोस्तों, वह कौन सा होता है? कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वह सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंप्यूटरों की जो कौन सी पीढ़ी चल रही है उसकी अगर बात करें तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटरों की चल रही है। और कब से चल रही है? तो दोस्तों 1980 से चल रही है। अगर पीढ़ी के बारे में बात की जाए तो इससे पिछला सेशन आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें पीढ़ी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये कब से चल रही है? तो 1980 से 5वीं पीढ़ी चल रही है। और मेमोरी इसकी देखो कितने प्रकार की होती हैं, तो मेमोरी इसकी जो होती हैं वो 2 टाइप की मेमोरी होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो 2 टाइप, नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम जो होती है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और रोम जो होती है उसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी? रीड ओनली मेमोरी। अब रैम 2 टाइप की होती है, SRAM और DRAM। एस रैम और डी रैम के नाम से 2 टाइप की होती है। और रोम भी 2 टाइप की होती है, ई प्रोम, दूसरा है प्रोम और ई प्रोम। ये आपको याद रखना है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल
ये आता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ एचडीडी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, एसएसडी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है वो भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैग्नेट टेप होती है वो भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। साथ ही आपकी जो पेन ड्राइव होती है ना दोस्तों, वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही आती है। और यहाँ पर ये सीडी दे रखी है, ये फ्लॉपी डिस्क दे रखी है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मैग्नेट टेप हो गया, एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, ये क्या होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। और जिसमें रैम और रोम आ जाए वो प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? अब बात करते हैं यहाँ पर वनों के विकास के वर्णन की जो किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन एक दे रखा है ए एक्वा कल्चर, दूसरा है सिल्वी कल्चर, यहाँ पर सिल्वी कल्चर है, तीसरा है फ्लोरी कल्चर, चौथा है एग्रीकल्चर। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका जो वनों के विकास का वर्णन किया जाता है वह किस में किया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्वा कल्चर की, तो एक्वा कल्चर में क्या किया जाता है? जलीय पौधों व जंतुओं का, जलीय पौधों व जंतुओं का उत्पादन करना इसके अंतर आता है। जलीय जलीय पौधों पौधों व जंतुओं जंतुओं का उत्पादन का उत्पादन किसमें आता है दोस्तों? एक्वाकल्चर में आता है, ऑप्शन एक में आपका आता है। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए तो सिल्वी कल्चर है दोस्तों। क्या है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में क्या होता है? वनों के विकास का वर्णन किया जाता है दोस्तों। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। वनों के विकास का क्या किया जाता है दोस्तों? वर्णन किया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन में फूलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका? फूलों का। फूलों का फूलों की पैदावार पैदावार फूलों की पैदावार और इसकी मार्केटिंग का, क्या? मार्केटिंग। मार्केटिंग जो होती है ना फूलों की, मार्केटिंग मार्केटिंग और फूलों की पैदावार का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वह किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब एग्रीकल्चर की, तो दोस्तों एग्रीकल्चर में क्या होता है? तो फसलों फसलों और मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। वह मिट्टी मिट्टी का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो एग्रीकल्चर में फसलों व मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर की अगर बात की जाए तो यह हार्टिकल्चर की जो होती है, एक शाखा है हार्टिकल्चर की, जिसमें के क्या किया जाता है? फूलों की पैदावार व मार्केटिंग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सिल्वी कल्चर में किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र कहाँ पर होता है? ये आपको बताना है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सबसे तीव्र कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी है ध्रुवों पर, ऑप्शन डी है चुंबक के केंद्र पर। करेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट कर देंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको चुच्छे भी बोलते हैं शॉर्ट में, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका सबसे अधिक तीव्र कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी, फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, ध्रुवों पर या चुंबक के केंद्र पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुवों पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा किस पर? ध्रुवों पर। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अधिक होता है, और इसका जो मात्रक होता है वह वेबर 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 प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये आपको याद रखना है, या इसको टेस्ला, जो कि मैंने अभी पहले इसी सेशन में बताया है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। अब यहाँ पर देखो ध्रुवों पर और आया है यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ ध्रुवों की और विषुवत रेखा की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है जी की। जी का जो मान होता है पृथ्वी के तल पर वो कितना होता है? तो 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह गुरुत्वीय त्वरण की बात की जा रही है। और पृथ्वी के केंद्र की अगर बात की जाए, किसकी, पृथ्वी के केंद्र की, तो वहां पर पृथ्वी जी का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ध्रुवों पर अगर बात की जाए, ध्रुवों पर क्या होता है, तो बढ़ता है, ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। और विषुवत रेखा की अगर ओर हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जी का मान घटता है। ये भी आपको याद रखना है। अब यदि पृथ्वी तल से, जो पृथ्वी तल पर 9.8 है, वहां से अगर नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, माइनस में चला जाता है। यदि ऊपर जाते हैं पृथ्वी तल से तो जी का मान क्या होता है, वो भी फिर भी माइनस में चला जाता है। तो नीचे ऊपर जाने पर क्या होता है, पृथ्वी तल से नीचे ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। ये आपको याद रखना है। ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों की तरफ जाने पर बढ़ता है, विषुवत रेखा की तरफ जाने पर कम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और पृथ्वी तल पर कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो गति के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन किया था, तो वह किसने किया था। ऑप्शन ए है अरिस्टोटल ने किया था, दूसरा न्यूटन ने, तीसरा ऑप्शन सी है जेवी नैश ने, चौथा है गैलीलियो ने। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपको दोस्तों करना है कमेंट कि गति के नियम प्रतिपादित कर किसने किए थे, कौन था प्रतिपादक। अरिस्टोटल था, न्यूटन था, जीवी नैश था, या गैलीलियो था। तो गति के नियम कितने थे दोस्तों, 3 नियम थे। और किसने प्रतिपादित किए थे दोस्तों, वह तो वह न्यूटन के गति के नियम थे। कौन कौन से, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, और न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इस तरह से टोटल कुल मिलाकर कितने थे दोस्तों, तो 3 नियम थे। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप गति के नियम देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो न्यूटन के गति के नियम क्या हैं, तो प्रथम नियम है प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं लगाया जाता, यानी कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जाएगा, तब तक वह अपनी पहली अवस्था में ही रहता है। यदि वह विराम की अवस्था में है तो विराम की में रहेगा, अगर गति की में रहे तो वो गति की में ही रहेगा। तो यह किसका नियम है, चिरसम्मत यांत्रिकी का यह न्यूटन का प्रथम नियम है। तो यहाँ पर दूसरे नियम की अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु या पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा। ये ऑप्शन ऐसे आता है कि ये आपको दे दिया जाएगा नियम और उसके बाद में कह दिया जाएगा कि ये न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आता है, तो इनको जरूर रिमाइंड करके रखिएगा कि न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, द्वितीय नियम या प्रथम नियम क्या क्या हैं। तो पहला आपको बता दिया। दूसरा है किसी वस्तु या पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, देखो इसका जो होता है ऑप्शन, तो ये क्या है, F बराबर m में होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तीसरा नियम आता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अब गति के समीकरण की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आते हैं गति के समीकरण। इनको जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होते हैं। तो पहला जो गति का समीकरण है v बराबर u प्लस का at, जहाँ v क्या है, अंतिम वेग है दोस्तों, क्या है, अंतिम अंतिम वेग है v। और u क्या है, u प्रारंभिक वेग है दोस्तों, प्रारंभिक वेग है। और a क्या है दोस्तों, a हमारा त्वरण है, त्वरण। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस का 1/2 at स्क्वायर। तो s क्या है दोस्तों, यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा, ये क्या है, विस्थापन, विस्थापन हो जाएगा, यार दूरी हो जाएगी। और u यहाँ पर फर्स्ट है, प्रथम वेग है, t क्या है, समय है, a क्या है, त्वरण है। ये आपको याद रखना है। और तीसरा जो समीकरण आता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों में जो भी दिए हैं वह तीसरे में भी दिए हैं। तो यह गति का तीसरा समीकरण है।
तो दोस्तों इस तरह से ये गति के नियम और गति के समीकरण बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है पनडुब्बी के आविष्कारक थे। तो पनडुब्बी के जो आविष्कारक थे उसको बताना है कौन थे। तो डॉक्टर, ये यहाँ दे रखा है J.H. वान टेसेल, दूसरा है विल्हेल्म के रॉन्टजन, तीसरा है P.T. फ्रांसवर्थ, चौथा है डेविड ब्रूसनेल। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो पनडुब्बी के आविष्कारक थे वो कौन थे, तो यहाँ पर बताएंगे फटाफट से आंसर कि J.H. वान टेसेल, दूसरा है विल्हेल्म के रॉन्टजन, तीसरा है P.T. फ्रांसवर्थ, चौथा है डेविड ब्रेसनेल। करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डेविड ब्रेसनेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपकी है पनडुब्बी। एक तरह से यह मछली के आकार की होती है और यह पानी के अंदर भी चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डेविड ब्रूसनेल द्वारा जो पनडुब्बी का आविष्कार किया गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो 1602 में इसका आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1602 में। और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों अमेरिका में किया गया था। कहाँ पर? अमेरिका में इसका आविष्कार किया गया था। और ये कौन सी पनडुब्बी थी दोस्तों? तो ये टर्टल टर्टल नामक पनडुब्बी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1775 में इसको दोस्तों तैयार किया गया था, टर्टल नामक पनडुब्बी को। तो सबसे पहले 1602 में इसको खोज हुई थी और टर्टल नामक जो पनडुब्बी थी उसको 1775 में बनाया गया था दोस्तों। सॉरी। अब भारत की पनडुब्बी की बात की जाए तो भारत की जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी है वह आईएनएस अरिहंत है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत है। यह परमाणु शक्ति चालित है। कौन सी? आईएनएस अरिहंत। और आईएनएस कलवरी की अगर बात की जाए, कलवरी की अगर बात की जाए तो यह 1967 में नौसेना में इसको शामिल किया गया था। 1967 में कहाँ शामिल किया गया था? भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। किसको? आईएनएस कलवरी को। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो पनडुब्बी है ये पूरी तरह से जल में चली जाती है, ये आपको याद रखना है, ऊपर से नहीं दिखाई देती है। बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हीलियम के नाभिक में होता है तो क्या क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होता है एक प्रोटॉन होता है केवल, दो प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। कर देंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब हीलियम की। तो हीलियम क्या है? यह रंगहीन है। क्या है? रंगहीन, रंगहीन है। दूसरा यह गंधहीन है, गंधहीन। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंगहीन भी है, गंधहीन भी है और यह स्वादहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है दोस्तों। ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और यह विषहीन भी होता है, यानी इसमें विष भी नहीं होता है, विषहीन भी है। जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हीलियम का 2 होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के बाद आवर्त सारणी में दूसरे स्थान पर विराजमान तत्व है। और सभी तत्वों में गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है दोस्तों। किससे कम होता है? सबसे कम। गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों वह सबसे कम होता है सभी तत्वों में। जो इतने भी 118 तत्व दिए हैं उनमें सब में सभी से कम होता है। और दोस्तों इसकी मुख्य बात यह है कि यह गैसीय अवस्था में मिलता है। किसमें? गैसीय अवस्था में दोस्तों यह मिलता है। ये आपको याद रखना है। क्या है? यह हीलियम है, गैसीय अवस्था में मिलता है। और ये क्या है दोस्तों? यह एक नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है। नोबल गैस कह लो इसको, अक्रिय गैस कह लो। क्या कह लो? अक्रिय गैस कह लो दोस्तों। इसको दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर ली है आपने नोबल गैस की, तो अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? एक तो हीलियम होती है, एक होती है नियोन,
हीलियम, नियॉन, तीसरी होती है ऑर्गन, चौथी होती है जीनॉन, चौथा होती और पांचवी होती है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जीनॉन यहाँ पर, और एक आती है क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ ये जो आपकी दे रखी है जीनॉन, ये यहाँ ना होकर इसका जो कहाँ पर आता है स्थान, तो यहाँ इसका स्थान, इसका रेडॉन का यहाँ नहीं होता है। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, यहाँ हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये कौन कौन सी हैं ये दोस्तों? यह नोबल गैसेज हैं जो कि आपकी अक्रिय गैस के नाम से भी जानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर की। हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन होते हैं दोस्तों और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको बता दिया जाए दोस्तों कि ये हमारा 38 नंबर सेशन था जो कि आपका कंप्लीट हो गया है जीके और जीएस से रिलेटेड, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चंस को समाहित किया गया, एमसीक्यू टाइप के थे। ये 38 नंबर है। 37 जो सेशन थे हमारे वह सभी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दिया जाए कि शाम को 7 बजे प्रतिदिन यह सेशन चलता है, जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, उनसे रिलेटेड फैक्ट होते हैं उनको भी कवर किया जाता है। एक सेशन हमारा 1 बजे चलता है जिसमें कि 1000 हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जा रहे हैं दोस्तों, उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं उसी से रिलेटेड आते हैं। तो फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेशन पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।